सर साउंड नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी थोड़ा टाइम का वैसा हो गया ना, तो अभी 9:45 जैसे हो गया है, तो आपकी क्लासेस वही 11:15 तक चलेगी, तो लाइक 1 घंटे है ना, 1 hour 30 minutes, तो 11:15 तक करेंगे, ये रहेगा। बाकी जो बच्चे आप में से नेट की क्लास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हालांकि थ्योरी रिपीटेड ही है, क्योंकि देखो डेफिनेशन थ्योरम बदलते थोड़ी है, चाहे बैच जैम का हो, चाहे गेट का हो, चाहे नेट का हो, डेफिनेशन चेंज होगा नहीं। ना डेफिनेशन चेंज होगा, ना थ्योरम चेंज होगा, ना है ना, चेंज क्या होता है, क्वेश्चंस, है ना, डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट पैटर्न है, डिफरेंट लेवल है, डिफरेंट है ना, उसके मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से, बट जो डेफिनेशन और थ्योरम्स हर बैच में सेम ही है। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको उसके हिसाब से करना। चलिए हम आगे। सो हेयर वी विल डिस्कस टुडे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एंड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये वाला पार्ट डिस्कस करूंगा। सो डिटर्मिनेंट मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, और अभी ये वाला पार्ट डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं कुछ, एंड उसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। चलो, सो क्या करते हैं, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। सो वी नो, हमें पता है ना कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं ना, हम लोग डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं। तो लाइक ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, जिसकी, है ना, ए इज अ मैट्रिक्स जिसका जो ए आई जे है, और एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है। तो पहली चीज तो ये आप जानते हैं, मैं रिपीट कर दे रहा हूं, जैसे फर्स्ट थिंग यू नो इज, है ना, पहले तो आप ये जानते हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर, सो लाइक हम लिखते हैं ना डिटर्मिनेंट ए, जिसको डेल्टा आप यहाँ ए आई जे लिख सकते हैं, एन क्रॉस एन। तो डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर है ना, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो क्या जानते हैं आप कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। दूसरी चीज, इफ ए इज इन्वर्टिबल देन व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स इनवर्स। सो इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो उसके नॉन जीरो। हाँ, लेकिन किसके इक्वल आएगा, मान लो डिटर्मिनेंट ए का 2 है, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, 1/2। 1/2। हाँ, क्योंकि ये जस्ट आ जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। कब ऐसा होगा, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तभी ऐसा हो सकता है। सो ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सो ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब इसमें जैसे है कि वो तो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ऑर्डर का ले लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का, उसका डिटर्मिनेंट तो 1 ही आता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो वैसे तो होगा ही। फिर जीरो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आएगा, ये भी ऑब्वियस है। अभी हम थोड़े वैसे नॉन ट्रिवियल प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जैसे कोई डायगोनल मैट्रिक्स है। सो डायगोनल मैट्रिक्स आप लोग जानते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होंगे। सो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ अ, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। है ना, हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, है ना, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। सो डिटर्मिनेंट ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। सो कोई डायगोनल मैट्रिक्स हो, या अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर हो, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा उसके डायगोनल एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, है ना। सो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स,
सो नेक्स्ट जो 6th है, व्हाट इफ वी चेंज इंटरचेंज, है ना, ट्रांसपोज तो देख ही लिया कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने का मतलब है यू आर टेकिंग ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करने से डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मैं किसी रो और कॉलम को इंटरचेंज, मतलब जस्ट 2 रोज को इंटरचेंज कर रहा हूँ, है ना, व्हेन वी इंटरचेंज 2 रोज, तो ये सब लोग जानते हैं, तो डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, माइनस साइन आ जाता जस्ट है उस पे। अपोजिट साइन आ जाएगा, है ना। सो इफ वी इंटरचेंज 2 rows और 2 columns, है ना, सो वी इंटरचेंज एनी 2 रो और वी इंटरचेंज एनी 2 कॉलम, तो उसमें क्या होगा, जो न्यू वाला मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट जस्ट अपोजिट साइन होगा। सो इफ वी इंटरचेंज 2 rows और 2 columns of a matrix, then sign of determinant changes, है ना, जो डिटर्मिनेंट का पहले डिटर्मिनेंट था उसका साइन चेंज, मतलब पहले अगर 2 डिटर्मिनेंट था तो बाद में -2 हो जाएगा, पहले -2 था तो बाद में 2 हो जाएगा, यही है। सो देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस, साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस क्या आ जाएगा। सो इफ वी इंटरचेंज 2 rows और 2 columns ऑफ अ मैट्रिक्स, देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। नेक्स्ट क्या है, so determinant is preserved under this operation, so है ना, जैसे रैंक था, हमने ये पढ़ा था ना कि रैंक इज प्रिजर्व्ड अंडर एनी एलिमेंट्री ऑपरेशन, सो देयर आर 3 रो ऑपरेशन, 3 कॉलम ऑपरेशन, सो 6 ऑपरेशंस हैं। सो इन 6 में से कोई भी ऑपरेशन मैट्रिक्स पे लगा दो, रैंक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रैंक इज प्रिजर्व्ड। बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं कि कोई भी ऑपरेशन लगा दो, सो जो लास्ट वाला ऑपरेशन है, रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, वो लगाओगे तो डिटर्मिनेंट प्रिजर्व्ड रहेगी, बाकी में चेंज हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, डिटर्मिनेंट इज प्रिजर्व्ड, डिटर्मिनेंट इज प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व्ड मतलब रिमेन्स सेम, है ना। सो कहने का मतलब ये है रिमेन्स सेम, सो डिटर्मिनेंट इज प्रिजर्व्ड अंडर ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ये वाला आर आई चेंजेस एज आर आई प्लस के टाइम आर जे एंड सी आई चेंजेस एज सी आई प्लस के टाइम सी जे। सो अगर ये वाला ऑपरेशन लगाओगे तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगी, तो इस ऑपरेशन के पहले जो मैट्रिक्स था, इस ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स होगा, उन दोनों का डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, ये कहता है ये, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट विल बी सेम आफ्टर अप्लाइंग दीज ऑपरेशंस। सो जब आप आर आई प्लस के आर जे, सी आई चेंज है सी आई प्लस के सी जे, है ना, डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। जैसे इसमें क्या होता है और है, जैसे 8वां, जैसे मान लो मैं ऐसा बोलूं कि अगर मान लो मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं, आर आई चेंजेज एज के टाइम आर आई, या सी आई चेंजेज एज के टाइम सी जे, तो डिटर्मिनेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब पहले जो डिटर्मिनेंट था, अब ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा तो उसमें क्या चेंज आएगा, k to the power n of determinant। नहीं, यहाँ सिर्फ एक, नहीं सर, k into determinant। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ एक रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं के से, है ना, यहाँ हम लोग सिर्फ एक रो को के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अभी के लिए आपके पास डेल्टा ऐसा है, लेट्स से ए बी सी, है ना, मान लो यहाँ पी क्यू आर एक्स वाई जेड। अब आपने क्या किया, ये डेल्टा 1 है, अभी आपने ऑपरेशन लगा दिया इसी में, यू अप्लाइड कि लेट्स से आई चेंज R2 एज के टाइम R2 अभी के लिए, तो ये जो नया डेल्टा बनेगी वो तो अब ऐसा हो जाएगा नया डिटर्मिनेंट कि ए बी सी और यहाँ पे के टाइम पी, के टाइम क्यू, के टाइम आर एंड एक्स वाई जेड। तब आपको क्या देखना है
कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2, ये देखना है हमें कि डेल्टा 1 डेल्टा 2 में क्या रिलेशन है। सो बस यही डिफरेंस आ रहा है। सो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, किसी एक रो में जो एलिमेंट कॉमन है उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। सो यहाँ से आप के बाहर निकालेंगे, सो बनेगा ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो कहने का मतलब हो गया के टाइम डेल्टा 1। तो जस्ट डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, के टाइम हो जाएगा। सो इस ऑपरेशन लगाने के बाद डिटर्मिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, है ना। So value of determinant gets multiplied by k after applying elementary operation है ये, है ना, after applying elementary operation, ये वाला है ना। सो वेयर यू चेंज आर आई चेंजेस एज के टाइम आर आई, मतलब किसी एक रो के ईच एलिमेंट को हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड, है ना, गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, है ना। सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के आफ्टर अप्लाइंग एलिमेंट्री ऑपरेशन दिस और दिस वन, है ना। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद जस्ट के टाइम हो जाएगी डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के, यहां से दिखाया मैंने कि डेल्टा 2 के टाइम डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है। और एक मतलब ये होता है कि लाइक आप जानते हैं कि यहाँ पे 9th में ये जैसे है कि ए कोई जैसे n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और आप k इंटू ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट k इंटू अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट को में k मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके पास n रोज हैं तो ईच रो से k बाहर करेंगे, तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये आ जाता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है ना। सो वजह क्या है कि ईच रो में से एक k बाहर आ रहा है या ईच कॉलम में से एक k बाहर आ रहा है, यही है। बाकी कई बार ऐसा होता है जैसे मान लो x1 प्लस x2 है, मान लो y1 प्लस y2 है, z1 प्लस z2 है, और यहाँ है p q r, यहाँ है जैसे a b c। सो दिस डिटर्मिनेंट कैन बी, है ना, एक्सपेंडेड एज, तो इसको आप टू डिटर्मिनेंट के सम में लिखेंगे तो आंसर सेम आएगा। जैसे x1 y1 z1 और यहाँ आ जाएगा x2 y2 z2, और यहाँ पे बाकी कॉमन रहेगा, बाकी कॉमन रहेंगे, है ना, यहाँ से। सो कहने का मतलब इसको एक्सपांड करो, इसको एक्सपांड करो, जो सम करके जो आंसर आएगा इसको एक्सपांड करोगे तो उतना ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सेम ही रहेगा। यही है मोर और लेस। कुछ क्वेश्चन डिटर्मिनेंट पे देख लो फिर आगे बढ़ेंगे। तो और भी एक दो आएगा, जब अभी लिखेंगे क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे
किसमें पहुंच गए? अरे इसमें डिटर्मिनेंट और रैंक तो इसी में है। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए होंगे, एक दो क्वेश्चन देख लो जस्ट प्रैक्टिस के लिए, या ये तो कर ही रखा होगा आप लोगों ने। जैसे पूछ रहा है इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा। अच्छा ये एक प्रॉपर्टी जैसे एडजॉइंट वाली है, तो पता ही होगा आप लोगों को होता क्या है। जैसे हम लोग ये पढ़ते हैं ना, अभी कुछ दिन लास्ट क्लास में लिखाया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो इस वाले में अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑपरेट कर दूं तो क्या होगा। अच्छा जैसे इसी में हम यहाँ पे जहाँ तक पहुँचे ना 11वां जैसे है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ठीक है। ए बी स्क्वायर मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, ऐसा कर सकते हैं आप। तो ये ऑपरेशन अगर मैं यहाँ लगाऊं तो यही ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाते हैं, तो क्या होगा, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगा दो। और ये डिटर्मिनेंट ए जो है वो कोई नंबर के है, अभी के लिए आप ऐसा समझो कि ये कांस्टेंट टाइम आई टाइप का है ना, और ये जैसे ए बी टाइप का है ऐसा। सो होगा क्या, जब आप दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लगाएंगे, सो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट, अब जब इस पूरे पे डिटर्मिनेंट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट से बाहर जब कांस्टेंट आता है तो क्या होता है, तो ये एक नंबर है डिटर्मिनेंट ए, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन ना। अगर ए कोई एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, सो इफ दिस इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जब डिटर्मिनेंट के बाहर आएगा तो के की पावर एन, ये वाला प्रॉपर्टी, के जब बाहर आएगा तो के की पावर एन, तो यही लगा रहे हैं डिटर्मिनेंट इज अ नंबर। सो यहाँ से क्या हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो 1 ही होता है, तो यहाँ से क्या होगा, अगर मान लो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये तो 1 होता है, तो हटा दो, पावर एन अपॉन डिटर्मिनेंट ए, सो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस 1 आ जाएगा, ये ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये थ्योरम है जो आप जानते हो कि इफ adjoint A is adjoint matrix of A, adjoint matrix of A, then जो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए होता है दैट इज द डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1। ये तो हो गया ना, ये प्रूव ही कर दिया मैंने, है ना, यहाँ पे आपका ये प्रूफ है इस थ्योरम का। सो ये आ गया, सो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट ए की पावर दिस, ओके। तो जैसे ये पूछ रहा था, ये भी देखा इसलिए याद आया ना, यहाँ पे जैसे यही पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला ही है, कुछ तो है नहीं खास।
जैसे कई बार इस तरह क्वेश्चंस मान लो तुम्हारे ऑप्शंस में आ जाते हैं, जैसे मैं गेट का भी अगर PYQ निकालूं तो इस तरह से आ जाते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हो आप लोग? ये 11th 12th में है ना, इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे थे। क्लास 12th का अगर डिटर्मिनेंट का चैप्टर देखोगे NCERT में तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो कैसे डिसाइड करते हो? मान लो इस तरह क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो कैसे आंसर क्या आएगा बताइए सोच के, बाकी आप लोग ट्राई करके बताओ। इसका आंसर बताइए। तो हालांकि आसान क्वेश्चन है लेकिन सर आंसर 0। अच्छा 0, ओके यस सर। ठीक है। बाकी लोग देखिए क्या 0 आएगा आपका। एक और याद आया कि जैसे एक थ्योरम होता है, अच्छा इसको तुम कंटिन्यू भी कर सकते हो। जैसे कई बार डबल एडजॉइंट आ जाता है, सो एडजॉइंट ऑफ ए। सो ये क्या होता है, एक एडजॉइंट हटाओगे तो पावर n-1, दूसरा एडजॉइंट हटाओगे फिर पावर n-1, सो आ जाएगा n-1 का स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। मुझे क्या नेक्स्ट में क्या लिखना चाह रहा था कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ए कितना होता है, ये रिजल्ट है 0 है ना। 0 तो ये सिंपल थ्योरम है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर है 3x3 5x5 7x7 इस तरह का, तो डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। ठीक है, बाकी लोग चेक कीजिए इसका। अगर मान लो ए मैट्रिक्स को हमने इस तरह से अगर ब्लॉक मैट्रिक्स में लिख दिया, मान लो यहाँ पे है B C है ना, यहाँ 0 और यहाँ D है, लेट से यहाँ 0 मैट्रिक्स है। सो होगा क्या, इफ वी राइट ए मैट्रिक्स एज, इसको ब्लॉक मैट्रिक्स बोलते हैं ना, या पार्टीशंस। सो ये ब्लॉक मैट्रिक्स है। सो ए मैट्रिक्स के 4 ब्लॉक्स हैं, B एक मैट्रिक्स है, C एक मैट्रिक्स है, D एक मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स है। सो ये थ्योरम है इसका कि अगर ऐसा होगा कि जहां पे B और D स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बाकी नहीं है चलेगा। सो इफ दिस एंड BD आर स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना, B एंड D जो है आर स्क्वायर मैट्रिसेस, तो क्या होता है, देन जो A का डिटर्मिनेंट होगा वो इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ D के। ठीक है, सो A का डिटर्मिनेंट जो होगा B के डिटर्मिनेंट, यहाँ 0 मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, ये थ्योरम है ना, तो इसका डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, सर C 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा C 0 हो जाए तो भी यही आंसर रहेगा, क्योंकि C से इसको फर्क नहीं पड़ रहा। C 0 हो गया तो और अच्छी बात है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर वो जीरो मैट्रिक्स होगा या उसका डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए? जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ। सो एक तो ये क्वेश्चन है, और जैसे अभी प्रॉपर्टी लिख रहा था उस पर ऐसा सर ये रुक जाए एक मिनट। प्रीवियस पेज थोड़ा। हाँ रुको रुको, जैसे ये जो मैं लिख रहा था ना, जैसे यहाँ पे है, और जैसे ये वाला क्वेश्चन है, तो ये कहीं ना कहीं उसी थ्योरम से रिलेटेड है। तो इसमें इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, रिजल्ट याद है। सो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो। ठीक है भाई, ये कौन स्लाइड कर रहा है पीछे? यस सर। ये ये वाला। यस सर। ओके थैंक यू सर। हाँ, इसका आंसर बताइए, दोनों का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व का ए। अच्छा, 12 का ए। ओके। सर जीरो आ रहा है। तो चलिए, उस फॉर्म का नहीं, जो हमने लिखा उस फॉर्म का नहीं है ना ये। उसमें जीरो यहाँ पे था, है ना, यहाँ जीरो नो है। सर, चेंज करने के बाद भी नहीं आ रहा उस फॉर्म में। एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड कर सकते हो। हाँ, उसी से हो रहा है। तो एक्सपैंड करे क्या आ रहा है, ए।
देखो तो यहाँ तो क्या है, यहाँ पे लगते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। जो पहला है, मैं जैसे जो अभी प्रॉपर्टीज लिखा उसका यूज करके बता देता हूँ कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सो यहाँ देखो ब्लॉक तो बना सकते थे, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जीरो मैट्रिक्स है। तो ये थ्योरम जो हमने लिखे थे उसके लिए लिखा था कि जब यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स बने तो समझ आता है, लेकिन तो वहीं जीरो हो गया। तो अगर एक्सपैंड करोगे इसको तो क्या बनेगा, एक्सपैंड कर लेंगे। चलो पहले मैं वो सॉल्व कर देता हूँ, 32 वाला है ना। सर 12 का डी आ रहा है, कितना आ रहा है, डी आ रहा है 12 का। 12 का 0। हम्म, अच्छा इसका 32 वाले का सर जी। हेलो सर, वो जो मैट्रिक्स ए है उसका जो एक्सपांड में करता हूँ फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, देन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हो जाएगा ना, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम जीरो करके, देन इसमें जो डिटर्मिनेंट करके 3x3 2x3 नहीं होगा? नहीं इसमें, अच्छा नो आप सर, ये फर्स्ट कॉलम से, हाँ हाँ यस सर, ये देन पी क्यू, हाँ तो यहाँ पे, लेकिन नहीं उसमें हमने लिखा था ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, हमने ये लिखा था ना। ओके 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 सर। हमने ये लिखा था कि ये दोनों स्क्वायर होने चाहिए। सो यहाँ जो तो ब्लॉक सर एक को ऊपर से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। ऐसा या इस तरह से सोचोगे तो ये स्क्वायर यस सर, मैट्रिक्स है, वही ये सर। स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, देखो पहला देखते हैं। तो इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज लगाना मेनली क्या है, आपको प्रॉपर्टीज लगाने हैं इसमें। यू हैव टू अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट टू फाइंड द वैल्यू। तो क्या लिखा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी। चलो देखो, तो मैं इसका नाम अभी के लिए डेल्टा रख देता हूँ। सो यह है बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी बी प्लस सी, यही था। और यहाँ पे है सी सी ए, सो सी स्क्वायर सी ए सी प्लस ए। फिर ऐसे ही ए बी ए प्लस बी। अब बहुत सारे तरीका हो सकता है इसको एक्सपैंड करने का, है ना। लेकिन जैसे अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे ए की कमी है, यहाँ बी, यहाँ पे सी, तो ए बी सी बाहर आ सकता है। तो एक काम करता हूँ मैं, देखो अपनी मर्जी से यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये लिखता हूँ मैं। 1 है ना बाहर, कुछ नहीं तो 1 है, तो मैंने मर्जी ऐसा लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए स्क्वायर को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करो। आपको पता है ना क्या होता है, सो व्हेन यू हैव समथिंग कॉमन इन ईच एलिमेंट ऑफ अ रो यू कैन टेक आउट। तो उसी लॉजिक से मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट रो में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। सो यहाँ पे आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब ये ए स्क्वायर गायब हो जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर मैंने यूज कर लिया। ऐसे ही बी स्क्वायर को सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी, और बी मल्टीप्लाई किया ना, सो बी सी प्लस ए बी। सी स्क्वायर थर्ड रो में मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर। मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा स्क्वायर कर रहा है, इससे बेटर है कि मुझे, सर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी प्लस सी होगा ना, हाँ हाँ हाँ, पहले वाले तो में। यहाँ पे ए स्क्वायर ना करके ए बी सी करो, है ना। तो है ना, ये मतलब हिट एंड ट्रायल अभी कर रहा हूँ, ए बी सी। एक काम करते हैं, हम ए मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में, ए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर सी ए बी सी और ए बी प्लस ए सी। अब ठीक है, बी मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेकेंड रो में तो ये गायब हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इस ए बी सी जो न्यूमरेटर में है, इसके ए को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई किया, बी को सेकेंड रो में, सी को थर्ड रो में,
तो b को सेकेंड रो में मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा जैसे a स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए बी सी, फिर बी सी प्लस ए बी। अब सही है, c मल्टीप्लाई किया थर्ड रो में, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, यहाँ से ए बी सी और ए सी प्लस बी सी। तो क्या किया हमने, बाहर 1 था तो 1 को ए बी सी अपॉन ए बी सी लिखा। तो यहाँ जो ए बी सी था ए फर्स्ट रो में गया, बी सेकेंड रो में, सी थर्ड रो में। चाहो तो ए कॉमन निकालोगे फर्स्ट रो से, बी सेकेंड रो से, सी थर्ड रो से, तो यही बचेगा। अब क्या करना है, सो नाउ यू हैव दिस। अच्छा एक अब देखो, अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी देखो सेकेंड कॉलम में क्या कॉमन है, सेकेंड कॉलम में ABC. एबीसी बाहर निकाल लो, और सेकेंड कॉलम से एबीसी कॉमन ले लिया। फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, ABC। तो फिर से एबीसी बाहर निकाल लो, है ना। सो बचा क्या, देखो तो ये एक तरीका है, ये नहीं कि यही एक तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एबीसी बाहर किया तो बचा बी, यहाँ बचा, एक मिनट यहाँ लिखने में गलती हुआ है क्या, बी स्क्वायर यहाँ सी स्क्वायर था ना, तो ठीक है ना। देखो हमने ए से मल्टीप्लाई किया था ना फर्स्ट रो में, अब सही है। तो हमने एबीसी कॉमन लिया, तो एबीसी कॉमन लिया तो बचा क्या, बीसी एसी ए बी, 1 1 1, और वहाँ अभी ऐसे है ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, ए सी प्लस बी सी। इसमें किसी को डाउट है अभी तक, देखो क्या किया मैंने, जस्ट ये टेक्निक है सॉल्व करने का। तो मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ए को फर्स्ट रो में, बी को सेकेंड रो में, सी को थर्ड रो में। अब सेकेंड कॉलम से ए बी सी कॉमन ले लिया, फर्स्ट कॉलम से ए बी सी कॉमन ले लिया, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी हो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया। सो यहाँ बचा ए बी सी इन टू। अब एक काम कर सकते हैं, ये जो हमारे पास है ना ए बी प्लस ए सी, और यहाँ है बी सी, तो एक काम करता हूँ मैं थर्ड कॉलम को चेंज करता हूँ। सो आई अप्लाई ऑपरेशन, सो मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम को चेंज कर रहा हूँ, थर्ड कॉलम प्लस फर्स्ट कॉलम। देखो डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर रहा हूँ, सो आई कैन यूज रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों यूज कर सकते हो। यहाँ पे रैंक में भी दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें ऑपरेशन लगाओ, ये वाला ऑपरेशन लगाओ, थर्ड कॉलम को चेंज करो, थर्ड कॉलम प्लस फर्स्ट कॉलम। सो आपको पता है कि ये ऑपरेशन लगाने से डिटर्मिनेंट प्रिजर्व रहती है, डिटर्मिनेंट सेम ही रहती है वैल्यू। सो ये डिटर्मिनेंट इक्वल रहेगी इस मैट्रिक्स के। सो यहाँ आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ है 1 1 1, और यहाँ है बी सी ए सी ए बी, यहाँ तक ठीक है ये। अब आप देखो व्हाट अबाउट सेकेंड एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड और थर्ड कॉलम देख के बताओ, या ऐसा बोलो कि थर्ड कॉलम में क्या कॉमन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अगर बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या, 1 1 1, 1, और यहाँ भी 1 1 1। सो व्हेन टू रोज आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0। हाँ, तो ये मैं लिखा है नीचे प्रॉपर्टीज में भी लिखाया था ना, भूल जाते हैं। तो ये 13 जैसे है, 14th में क्या है कि इफ 2 rows or 2 columns of determinant are identical, then value of determinant is 0. ज़ीरो, यही है। इसी को हम रिपीट कर सकते हैं प्रोपोर्शनल के लिए। हमने क्या किया, 2 रोज आइडेंटिकल है या 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है। और यहाँ क्या कह रहा है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल मतलब इन द सेम रेशियो या मल्टीपल, प्रोपोर्शनल है। So if 2 rows or 2 columns of determinant are proportional, then value of determinant is 0, है ना। तो एक रो दूसरे रो का अगर मल्टीपल है, जस्ट मल्टीपल है, तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है ना। सो अब क्या आ जाएगा आंसर, तो यहाँ से फाइनली आपको समझ आ गया होगा कि आंसर क्या होना चाहिए।
सो इसका आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम मल्टीपल है एक दूसरे का, प्रोपोर्शनल है। या यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 1 1 1 1 1 1, तो दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी। किसी को डाउट है? सर प्रीवियस पेज। हाँ, सर प्रीवियस सो यहाँ से ए बी सी था, ठीक है ना। सो ए बी सी इंटू हो गया सर। अभी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड में अभी के लिए मैं डायरेक्टली एक्सपैंड कर लूँ तो क्या होगा? अगर हम लोग सीधा सीधा एक्सपैंड कर ले तो क्या होगा? वैसे क्या 0 ही आ रहा होगा, है ना। और वैसे ही बाकी ब्लॉक मैट्रिक्स वाला लगा होगा तो 0 ही आना चाहिए उसके हिसाब से भी। सो वैसे अगर डायरेक्टली मैं एक्सपैंड करूं तो होगा क्या? लेट्स से फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपैंड कर लेते हैं, 0 इंटू समथिंग 0 इंटू, तो मेनली ए पे आएगा। ए में क्या है? ए का पोजिशन है फर्स्ट रो का फोर्थ कॉलम, तो माइनस ए टाइम, अब रहेगा उस रो और उस कॉलम को डिलीट कर लो। सो ए वाले रो है ना, इसको और इसको डिलीट करना पड़ेगा। मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के लॉन्ग, तो यहाँ से आपके पास आएगा 0 0 0 डी 0 0 0 एफ एंड पी क्यू आर टी, और यहाँ से आएगा वी डब्ल्यू एक्स जेड, है ना। मतलब कई सारे अप्रोच हो सकते हैं, एक मैं अभी सीधा से एक्सपैंड करके देख रहा हूँ होता क्या है। और अगला क्या है? सो ए के साथ हो गया बी, बी का पोजीशन क्या है? बी है फर्स्ट रो का फिफ्थ कॉलम, 1 + 5 6, सो बी टाइम, अब बी टाइम करोगे तो बी जिस रो और जिस कॉलम में है डिलीट कर दो, तो बचा क्या? 0 0 0 सी 0 0 0 ई पी क्यू आर एस वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? तो नाउ माइनस ए टाइम, अब तो ये यहाँ पे डी ही बचा है बस, है ना। मतलब मैं फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर रहा हूँ, तो क्या होगा? डी का है फर्स्ट रो की फोर्थ कॉलम, सर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। पहला फर्स्ट रो 0 है। हाँ नहीं, डी है ना अभी, तो हाँ, सेकंड वाली वो सर 0 है, तो ये 0 0 ही हो जाएगा। जाएगा। और यहाँ से बी इंटू 0 हो जाएगा, तो फाइनली 0 हो जाएगा, क्योंकि सर वो जो हाँ हाँ आप जो थ्योरी है ए इक्वल टू बी एंड डी स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा एंड 0 स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, हाँ, वैसा बनाना पड़ेगा ना। और सी ओ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, जो डायगोनल पे ले रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सो यहाँ यू कैन पार्टीशन लाइक दिस, इस वे सोच सकते हो इस तरीके से। सर हमेशा लेफ्ट में जो बॉटम में रहेगा उसी को 0 बनाना होगा। नहीं, वैसे उस थ्योरम में ये था, बट ऐसा ही बनाया जा सकता है ना। सो उस थ्योरम में वैसा था कि लेफ्ट वाला 0 हो जाए तो अच्छा है। तो इसको इंटरचेंज करके हम बना भी तो सकते थे अगर हम चाहते। तो मैं क्या सर करूं? रो इंटरचेंज कर। हाँ, तो हम अगर चाहें तो बना भी तो सकते थे। वो थ्योरम का ये स्टेटमेंट था एक्चुअली। सर वो थ्योरम का ट्रांसपोज से भी तो दूसरा थ्योरम बन सकता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसपोज कर देंगे तो वैसा बन जाएगा, तो है ना, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम सेकेंड बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मुझे वैसा बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? जस्ट ये जो लास्ट के 2 रो है इसको ऊपर भेज दो, उसको इधर बुला लो। तो अगर मैं वैसे और उससे जाता, अगर मैं उसी थ्योरम को यूज़ करना चाहूँ तो हम क्या करेंगे? तो ये जो डेल्टा है उसमें हम क्या करते हैं कि लास्ट रो को इंटरचेंज कर देते हैं फर्स्ट रो के साथ, एंड सेकेंड लास्ट रो को सेकेंड रो के साथ, अगर थ्योरम के साथ हमें मैच करना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा?
वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये तो एक अप्रोच था, सिंपल एक्सपैंड कर दिया। दूसरा थ्योरम लगाने वाला बता रहा हूं मैं। सो वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस टी। अब बाकी ये तो एज इट इज है 0 0 0 ई एफ, और बाकी है ना अब देखो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम अगर ऐसा देखें तो कैसे बनाना पड़ेगा मुझे, ये वर्क करेगा? तो ये जीरो मैट्रिक्स हो गया ना, हो तो गया। तो जो वो थ्योरम था उसके हिसाब से फिट तो बैठ गया। तो इसमें ये कुछ ऐसा नहीं हो गया, या डिटर्मिनेंट तौर पे ही लिखे तो जो मैंने लिखा था कि यहाँ बी सी जीरो डी, बी एंड डी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस, यही था, बी एंड डी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस। तो फिर तो बैठ गया ये कि बी स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। बी है वी डब्ल्यू पी क्यू, डी है यहाँ पे 0 ई एफ 0 सी डी 0 ए बी। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डिटर्मिनेंट होगी, डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट डी, ये आ जाएगा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और डिटर्मिनेंट बी कितना है, तो यहाँ पे वी क्यू डिटर्मिनेंट डी जीरो है, डिटर्मिनेंट डी जीरो है तो जीरो हो जाएगा, है ना। सो यहाँ से वी क्यू माइनस पी डब्ल्यू, और इसका चूंकि कॉलम जीरो है तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा, तो एट द एंड जीरो आ गया। तो थ्योरम भी लगा सकते थे आप, जैसे बाद में लगाया मैंने, है ना। सो एक तो मैंने सीधा से एक्सपेंड कर दिया, एक वो थ्योरम था, थोड़े हमने क्या किए, जब फर्स्ट रो और लास्ट रो इंटरचेंज किया एक माइनस आया, सेकेंड रो एंड सेकेंड लास्ट रो इंटरचेंज किया तो एक माइनस आया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया। तो इससे आंसर वही आएगा, तो स्ट्रेट जीरो है। तो जैसे भी करो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे है ना बहुत सारे क्वेश्चन वहां भी मिल जाएगा हमें डिटर्मिनेंट का, अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे। इसमें क्या पूछ रखा है, जैसे एक तो ये मैट्रिक्स है ना, अभी हमने पढ़ा है ना, जोड़न ब्लॉक पढ़ना बाकी है मिनिमम। जैसे पहला क्वेश्चन जो है ये गेट द्वारा 19 का पूछ रहा है आपसे, जैसे ये अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा है, ये गेट 2019 में है। सो एक तो ये है, देखो और क्वेश्चन पहले बुलाता हूँ फिर आते हैं। सो अभी जॉर्डन ब्लॉक पढ़ाया नहीं, मिनिमल पॉलीमर डिस्कस नहीं किया है, डायगोनलाइजेबल डिस्कस करना है, ये डिस्कस करना है। जैसे ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन आ गया, तो ये 19 में ही डिटर्मिनेंट का ये पूछ रखा है। तो ये गेट 2019 का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, एक और देखता हूँ और कोई क्वेश्चन है। सो अभी रैंक और ये ट्रेस पे है। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है, विच आर द फॉलोइंग आइगन वैल्यू, तो आते हैं आइगन वैल्यू पढ़ने के बाद इसको देखेंगे। बेसिस, ये देखो जैसे ये आपसे पूछ रहा है बेसिस क्या होगा, ये गेट का ही क्वेश्चन है। चलो 3 क्वेश्चन करो पहले, फिर देखते हैं। ये सब तीनों गेट पी वाई क्यू ही है, गेट का ही क्वेश्चन आया हुआ है तीनों। सो एक तो डायमेंशन वाला है, दूसरा डिटर्मिनेंट वाला है, तीसरा बेसिस निकालना है।
तो ये 2020 का था ना। जैसे ये सब तो कर ही सकते ना, ये नलिटी पूछ रहा है इसमें कि इस मैट्रिक्स का नलिटी क्या होगा। इसको कहाँ फिट करूँ, यहीं पे। फर्स्ट का 26 आ रहा है। फर्स्ट का क्या आया? 26 डी। फिर डी। एक मिनट रुको। तो ये जो क्वेश्चन है, दिस इज बेस्ड ऑन नलिटी। डिस्कस करते हैं वन बाई वन, रुको, है ना। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। देखो कैसे, मतलब डिटर्मिनेंट के कैसे क्वेश्चन गेट में आते हैं, ये देखो। बेसिक डिटर्मिनेंट ही है, लेकिन थोड़ा सा इसने आपको घुमाया है। सो ये डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो 5 क्वेश्चन मैंने वो किए ना, बाकी तो होंगे तो और भी। ट्रेस पता है, जैसे इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको मैं क्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, 3 क्वेश्चन उस पेज पे, 3 क्वेश्चन यहाँ है, तो 6 क्वेश्चन अभी है। अभी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं, जो बता रहे थे लोग देखिए। तो आप लोग पहला क्वेश्चन जो था कि डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ 7x7 रियल मैट्रिसेस विथ ट्रेस 0। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज, है ना। और दूसरा कह रहा है सम ऑफ द ऑफ डायगोनल एलिमेंट। देखो अब यहाँ ऑफ डायगोनल वर्ड यूज किया ना, डायगोनल नहीं बोला है, ऑफ डायगोनल। तो ऑफ डायगोनल का मतलब हो गया कि डायगोनल का अपोजिट वाला, है ना, वो डायगोनल नहीं होगा। मतलब ऑफ डायगोनल मतलब, सो यहाँ पे है ना, कई बार सब डायगोनल या ऑफ डायगोनल यूज करता है, डायगोनल नहीं लिखेगा। सो दीज आर डायगोनल एलिमेंट। जैसे ऑफ डायगोनल यूज कर रहा है, तो ये ऑफ डायगोनल है, ये बोलना चाह रहा है ऑफ डायगोनल, और ये वाला डायगोनल है। ठीक है, सर आंसर 47। अच्छा ठीक है, पहला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। तो 7x7 में कितने टोटल एलिमेंट होते हैं? 49। अब एक कंडीशन है कि इस एलिमेंट का सम 0 होगा, तो एक इक्वेशन यहां से आएगी और एक इक्वेशन यहां से आएगी, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे। सो 2 इक्वेशंस क्या करेगा? 2 वेरिएबल को रिड्यूस कर देगा। तो टोटल 7x7 है, 49 एलिमेंट है, 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे, तो आंसर इज 47। हाँ ठीक है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में कि आप पूरा डिराइव कर रहे हो, बेसिस लिख रहे हो, सिंपल। सर बट ये मैट्रिक्स अच्छा सिमेट्रिक भी था क्या? एक मिनट को, हाँ ओके, 28 हो जाएगा। अच्छा ये भी तो है, हाँ ओके ठीक है। अगर ना ये ध्यान रखना है, जैसे उन्होंने कहा तो मैं, मुझे लगा नॉर्मल है, लेकिन ये सिमेट्रिक भी है। तो सिमेट्रिक का भी कंडीशन अब आ जाएगा। सिमेट्रिक में क्या होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट सेम ही रहते हैं, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट सेम रहते हैं, थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट सेम रहते हैं, nth रो और nth कॉलम के एलिमेंट सेम रहते हैं। तो इससे ये फायदा होगा अब कि जो डायगोनल के बिलो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये वही होंगे जो एबव डायगोनल होंगे। तो अब इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक बोल दिया ना। तो एक तो अगर सिंपल होता है कि मैट्रिक्स 7x7 का, और ये 2 कंडीशन है, डायगोनल का सम 0 है, ऑफ डायगोनल 0 है, ये बोला ना। ट्रेस 0 मतलब डायगोनल का सम 0 है, ऑफ डायगोनल 0 मतलब सम 0। 2 इक्वेशन था, 47 आंसर आता। लेकिन यहाँ सिमेट्रिक भी है
क्योंकि मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, सिमेट्रिक है तो उससे फायदा क्या होगा सिमेट्रिक में, तो इन एलिमेंट्स को काउंट करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि ये जो एलिमेंट यहाँ होंगे वही एलिमेंट यहाँ भी होंगे एक्चुअली। तो स्टिल तो अब क्या हो जाएगा, टोटल कितने एलिमेंट बचेंगे इसमें। तो वैसे अगर मान लो ये कंडीशन नहीं होता, सिर्फ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता, तो उसका ट्रेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायमेंशन कितना फार्मूला लिखाया था, n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। प्लस 1/2 हाँ, तो उसके हिसाब से कितना आंसर आता, 7 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 2, 7 इंटू 8 अपॉन 2, 28। और 28 में दो कंडीशन है हमारे पास, सो दो कंडीशन कम हो जाएंगे, तो कितना आंसर हो जाएगा अब 26। हाँ, सो ध्यान रखना भाई, जो भी बता रहे थे तन्मय। सो आपको देखना यहाँ सिमेट्रिक Yes, भी sir. था, है ना, तो सिमेट्रिक में फायदा क्या, ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, तो यहाँ पे पहले तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए डायगोनल को इंक्लूड करके, तो यहाँ पे 7 6 5 4 1 से लेके 7 तक, और 2 इक्वेशंस है तो 2 वेरिएबल कम कर देगा। Actually, this question is same question or then 49 minus 2 equal to 47. हाँ, ये बिकॉज क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में। यस वो था, हाँ। लेकिन है ना वहाँ पे सिमेट्रिक नहीं था, अब हाँ सिमेट्रिक हाँ लगा दिया, yes sir, yes तो sir. सिमेट्रिक कंडीशन आ जाएगी। सिमेट्रिक नहीं होता तो 47 आंसर होता, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से इसका डायमेंशन होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, तो 7 इंटू 8 अपॉन 2 है ना, 28 हो गया। अब दो कंडीशन दे रखा है कि सम डायगोनल का 0 होगा, ऑफ डायगोनल का सम 0 होगा, सो 2 वेरिएबल कम हो जाएंगे, तो 26 इज द आंसर। ओके, नाउ कम टू दिस। सर स्क्यू सिमेट्रिक रहता तो वहाँ तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये और कम हो जाता है, ये सारे 0 हो जाते 19 हो जाता, 19 हो जाता। तो इसमें सारे 0 हो जाते हैं ना, ठीक है। सर जो ट्रेस 0 है उसका आपने यूज कैसे किया, किसका 0 का, जैसे दिया हुआ ना कि हाँ 0 है, एक तो ट्रेस उसका 0 है, तो मतलब ये जो डायगोनल पे एलिमेंट्स है उनका सम 0 है, तो वो एक इक्वेशन है। तो एक इक्वेशन क्या करेगी, एक वेरिएबल को बाकी के टर्म में लिख पाएंगे ना, जैसे ये 7 क्रॉस 7 की मैट्रिक्स है, तो इन अच्छा ओ समझ में आया, एक वेरिएबल कम हो जाएगा, एक वेरिएबल को बाकी 6 के टर्म में लिख देंगे, एक वेरिएबल को उधर भेज दीजिएगा। अच्छा हाँ। ठीक है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब आइए 6, इसका आंसर आया किसी का, आसान है ये तो, -126। -126। क्या सब लोग एग्री करते हैं, इजी है ना। v आपको दे रखा है, तो पहले v इंटू वी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर i ऐड कर दो, फिर डिटरमिनेंट निकाल लो। तो मुझे लगता नहीं मुझे सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि ठीक है भाई, समझ आ रहा है सबको, किसी को ओके सर। ओके है ना, क्योंकि इसमें सिंपली क्या होगा, v इंटू वी ट्रांसपोज निकाल लो, सो v इंटू वी ट्रांसपोज निकालोगे, v है 1 2 3 4, इधर ले लेता हूँ, देखो v तुम्हारा है 1 2 3 4, इसी को ऐसा लिखा गया है 1 2 3 4 का ट्रांसपोज, वही चीज़ है ना ये है, और v ट्रांसपोज लिखोगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, है ना, ये चीज़ है एक्चुअली। तो समझना है तुम्हें कि ये है, इसको हटा दो, सो v इज दिस वन, ऐसा लिखा, इसका मतलब वही है। और अब v इंटू वी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, तो यहाँ से v इंटू वी ट्रांसपोज जब फाइंड करोगे, सो v है हमारे पास 1 2 3 4, v ट्रांसपोज है 1 2 3 4, इसको सॉल्व करोगे तो ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आएगी, सो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स निकाल लो, आ जाएगा। तो 1 2 3 4, फिर इससे 2 8 6 8 2 8 6 8, सॉरी 2 8 6 7 2 4 6 8, सो 2 4 6 8, एंड यहाँ से क्या होगा 3 6 9 12, ओके है, 4 8 4 8 12 16। अब इसको आप ऐड कर लोगे तो क्या होगा, सो i प्लस v इंटू वी ट्रांसपोज, ये कितना आ जाएगा, ऐड कर लो, तो i में क्या होगा, जस्ट डायगोनल पे तो 1 ऐड हो जाएगा, सो 2 5 10 13, नहीं 10 17, ये हो जाएगा बस, बाकी तो एलिमेंट कॉमन ही रहेंगे।
अब निकाल लो डिटर्मिनेंट, हो तो गया है ना। 2 3 2 2 3 4 2 5 6 8 3 6 10 12 4 8 12, ये निकाल लो अब, ये तो निकाल लोगे तुम लोग। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, जैसे बता रही है -126। क्या सभी का ये आंसर आ रहा है, देख लो एक बार। कोई आसान तरीका भी आपको लगता है आप उससे कर सकते हो, है ना। तो इससे आ जाएगा। तो ये डिटर्मिनेंट में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये गेट का ही PYQ है। सो गेट में इस तरह से पूछ रहा है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट है ये तीसरा वाला। तो इसका क्या होगा, मतलब थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें बोल रहा है कि सी बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कंसीडर द वेक्टर स्पेस V जहां है ABC, जहां ABC कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। मतलब वेक्टर स्पेस के जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, जो स्केलर्स होते हैं अल्फा इंटू V जो करते हैं, तो स्केलर यहाँ रियल नंबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ व्हाट इज द बेसिस ऑफ V, इस V का बेसिस क्या सर होगा। ऑप्शन डी। अच्छा, सबका आ रहा है डी, देख लीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं, ये मैं सॉल्व करूं। बेसिस कैसे निकालते हैं, स्पैन देख लो, स्पैनिंग सेट देख लो, आंसर 1 का 28, ठीक है भाई, देख लो एक बार वो, ठीक है ना, उसको तो हो गया 26 आया था, दो कंडीशन को माइनस किया था। यहाँ पे क्या है, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो जैसे क्या होगा, देखो सर बी आ रहा है। डी आ रहा है, ओके। तो जैसे V क्या है यहाँ डी पे, B फॉर बॉम्बे, ये यस सर। ओके। तो सी जो V है ना, वेक्टर स्पेस V जो है, तो वो यहाँ से रिड्यूस करो वेरिएबल को, तो क्या कर सकते हो, यहाँ जो कह रहा है कि दोनों को B के टर्म में लिख दो, तो यहाँ अगर कॉन्जुगेट ले लोगे, सो A को B के टर्म में लिख दो, B को A के टर्म में, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B अगर कॉन्जुगेट, ध्यान देखना है क्या लिखना चाह रहा है ये, 1 आयोटा -1, है ना, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा। तो अभी के लिए समझो, इसको मैं तत्काल ऐसा लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे है ABC, बस तो मैं कॉलम लिख दिया, तो यहाँ से रिड्यूस करो। सो A की वैल्यू है माइनस ऑफ B कॉन्जुगेट, यहाँ दोनों का कॉन्जुगेट लगा दो। तो अगर यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये C आ जाएगा, C भी आ जाएगा -B कॉन्जुगेट, राइट। देखो यहाँ से अगर डबल कॉन्जुगेट, मैंने अपने मर्जी से एक और कॉन्जुगेट लगा दिया, तो कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, सेम आ जाता है। तो C का डबल कॉन्जुगेट हो गया तो C आ जाएगा।
तो यहाँ से C आ गया माइनस बी कॉन्जुगेट, और सर सी ए इक्वल आ जाएगा। हाँ ठीक, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो C और A इक्वल आ गया, और दोनों किसके इक्वल है, माइनस बी कॉन्जुगेट के। तो मतलब कहने का मतलब ये रिड्यूस हो गया ऐसा कि A की जगह तुम रख दो माइनस बी कॉन्जुगेट, B को B ही रखो, मतलब B को जस्ट B रखो, और C को भी रख दो माइनस बी कॉन्जुगेट। तो ये आ गया तुम्हारा। B कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट से कोई नंबर अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का, मान लो ऐसा है। सो वैल्यू रख दो। अब तो समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हम वेरिएबल कम कर रहे हैं ना, तो यहां से A निकाला माइनस बी कॉन्जुगेट, इसमें दोनों पे कॉन्जुगेट लगा दिया ताकि C की वैल्यू आ जाए। तो B कॉन्जुगेट प्लस C बराबर 0, तो C बराबर माइनस बी कॉन्जुगेट, तो ए सी इक्वल हो गया। तो ए सी इक्वल है, बीच में B है। अब इसमें अगर वैल्यू रख दोगे तो क्या बनेगा, ये क्वेश्चन है ना। सो अगर मैं B कॉन्जुगेट, तो B अगर ये नंबर है, सो B सर कॉन्जुगेट, माइनस बी कंजुगेट को ही मान लीजिए अल्फा प्लस आई बीटा। हाँ कोई बात नहीं, माइनस बी को ही मान लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे भी करेंगे फर्क क्या पड़ेगा, उससे आंसर वही आ जाएगा। वो तो आपको बस देखना आना चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तो वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस बी कॉन्जुगेट को वैसा मान लो। जैसे भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। ठीक है भाई, देख लो। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी कॉन्जुगेट लोगे तो माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो माइनस बी कॉन्जुगेट लो माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, बी है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और माइनस फिर से वही माइनस अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये ट्रिपलेट है। अब इसमें स्पैन अगर लिखना है तो क्या करोगे, अल्फा वाले एलिमेंट कॉमन ले लो। तो यहाँ देखो क्या होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहला एलिमेंट कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं आ जाएगा माइनस अल्फा कॉमा माइनस अल्फा प्लस आयोटा, फिर आ जाएगा बीटा बीटा एंड बीटा। इज इट फाइन, ऐसा हो रहा है, चेक करो होगा कि नहीं होगा। मैंने b को माना हुआ है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो b कॉन्जुगेट हुआ अल्फा माइनस आयोटा बीटा, माइनस b कॉन्जुगेट हुआ उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं पहला टर्म एक साथ ले लिया, दूसरा टर्म एक साथ ले लिया, तो ऐसा हो गया ये है। अब इसको मैं अगर और लिखूं तो ये क्या होगा, इसमें से तुम माइनस अल्फा कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस अल्फा तो 1 माइनस 1 1, और प्लस इसमें बीटा कॉमन ले लो, है ना, या जस्ट बीटा ही बाहर रखो, तो आयोटा आयोटा आयोटा। सो ये क्या हो रहा है, ये किसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो माइनस अल्फा कोई नया कांस्टेंट नाम दे दो। सो दिस इज स्पैन ऑफ 1 माइनस 1 कॉमा आयोटा आयोटा आयोटा, ऑप्शन ए। इन दोनों का स्पैन है एक्चुअली, देखो ध्यान से। सो ये और इन दोनों का स्पैन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो होता क्या, तीन वेरिएबल था ना एबीसी, तीन ट्रिपलेट था। सो पहले यहाँ इस कंडीशन को यूज करके कम करो वेरिएबल, तो एक ही में आ गया, बी में आ गया सिर्फ। अब बी मैंने मान लिया अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अब कुछ और मान लो, जैसे अब बी कॉन्जुगेट को मान लो, तब भी आंसर यही आएगा, किसी भी तरीके से करेंगे आंसर यही आएगा। दिस इज स्पैन ऑफ दिस। अब ये इंडिपेंडेंट सेट है होगा तो बेसिस हो गया, तो ऑप्शन ऐसे ही दिख गया, तो इसका थर्ड करेक्ट है। किसी को क्वेरी है तो पूछिए, अगर कुछ पूछना है किसी को इसमें। इज इट फाइन। नाउ कम टू दिस 2 क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट इज दिस वन, इन दोनों का आंसर बताइए। 3 क्वेश्चन है, इन तीनों का आंसर बताइए। सो यू ट्राई दिस 3 क्वेश्चंस। सो अभी तक जो थ्योरीज डिस्कस किए बेस्ड ऑन दिस थ्योरीज, ये क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। यू सॉल्व एंड टेल मी द आंसर।
सॉल्व करके आंसर बताइए। देखो मेन यही डिसाइड करेगा एग्जाम निकलेगा नहीं, क्योंकि हर बैच में फिर से वही कह रहा हूँ, चाहे तुम ग्रेजुएशन में हो, चाहे तुम मास्टर में हो, चाहे तुम पीएचडी में हो, वेक्टर स्पेस का डेफिनेशन हर जगह सेम ही रहेगा। बीएससी में किसी टीचर ने पढ़ाया होगा वही डेफिनेशन वेक्टर स्पेस का था, चाहे डिटर्मिनेंट का था। एमएससी में पढ़ाया, पीएचडी में पढ़ोगे, तुम खुद पढ़ाओगे कभी, तब भी वही पढ़ाओगे जो तुमने बीएससी में पढ़े हैं। तो डेफिनेशन कभी थोड़ी बदलेगा, थ्योरम थोड़ी बदलेगा। बदलेगा क्या क्वेश्चन? अब ये सब गेट के क्वेश्चंस हैं, ये अगर तुमसे सॉल्व नहीं होंगे तो एग्जाम में भी नहीं होंगे। अगर घर पे तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्वेश्चंस, तो एग्जाम में भी सॉल्व नहीं होगा, तो नहीं क्वालिफाई होगा, चाहे तुम गोल्ड मेडलिस्ट हो, कुछ भी हो, है ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तभी एग्जाम निकलेगा। चाहे मैं जैम बैच में यही लाइन बोलता हूँ, गेट बैच में यही लाइन बोल रहा हूँ, नेट बैच में यही लाइन बोलता हूँ, क्योंकि एग्जाम उन्हीं बच्चों का निकलेगा जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उनको ये फर्क नहीं पड़ना तुमने एमएससी में कितने मार्क्स लाए या तुमने कितने अच्छे रट्टा मार रखे हैं प्रूफ, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। इससे आंसर निकाल पाओगे और सही सही निकाल पाओगे, तभी मार्क्स ऐड होंगे, तभी मार्क्स होंगे, तभी रैंक आएगा। क्योंकि ये तो रैंकिंग होती है कि जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा फर्स्ट रैंकर है, सबसे सेकेंड, इस तरह रैंकिंग होगी। तो वो डिसाइड करेगा कि आप आंसर सही सही निकाल पा रहे हो नहीं निकाल पा रहे हो, है ना। आपको डेफिनेशन कितना याद है, थ्योरम कितना याद है, उससे फर्क थोड़ी पड़ेगा। अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। थ्योरी हर जगह सेम ही है, हर किताब में सेम चीज़ लिखी हुई है, हर एंट्रेंस के लिए लोग सेम ही चीज़ पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होगा। अब ये गेट के क्वेश्चन है, सॉल्व करके आंसर बताओ और एफर्ट्स मारो, कर लोगे, हो जाएगा। तो इसलिए फोकस करो क्वेश्चन सॉल्विंग पे। अगर चीज़ें आती हैं तो क्वेश्चन सॉल्विंग में फोकस कीजिए। ये बेसिक नलिटी का क्वेश्चन है जो बीएससी में पढ़ाते हैं, है ना। ये बेसिक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है जो 12th में पढ़ाते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन ट्रेस ट्रेस का है। सर फर्स्ट का 2। क्या ये जैसे 12 नंबर है, ऐसे बताओ 46 है या 11 है? सर 12 का 2। 12 का है 2, अच्छा। सो 12 का है 2। सर फर्स्ट का 2 आएगा। ठीक है, सेकंड का 3 क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए तीनों, फिर हम लोग ट्राई करते हैं। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोशिश करोगे तो होगा ही सॉल्व। जो लोग ट्राई करेंगे उनसे होगा ही, क्योंकि ऐसा कुछ थोड़ी है जो आपको नहीं आता है। यू ऑलरेडी नो थिंग्स, बस आपको अप्लाई करके देखना है, प्रोसीड करना है।
46 का 0. अच्छा 46 का 0. ओके थर्ड का आंसर 11th. So कह रहे हैं be a 2x2 real matrix such that I plus m inverse is I minus alpha m, where alpha is the non-zero real number and I is the identity matrix. If trace of the matrix m is 3, then the value of alpha is. देखो तो अभी आपको याद है जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विथ, तो कोई बताओ मुझे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ. क्या कंडीशन होता है? ए इनवर्स विल बी इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ. डेफिनेशन क्या है? B into A inverse is equals to I. नहीं, बी इंटू ए इनवर्स कहाँ से आ गया? मैं ये बोल रहा हूँ AB कि is equal to I. हाँ, ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू आई. यही है, ए बी इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू आई. सो ये डेफिनेशन है. तो इसको अप्लाई करते हैं थर्ड क्वेश्चन में. ठीक है, सो ये बोल रहा है ए इनवर्स इज बी. ठीक, सो दे आर सेइंग ए इनवर्स इज बी, सो ए इंटू बी शुड बी आई. तो आई प्लस एम, आई माइनस अल्फा एम. तो यहां से आएगा आई प्लस एम, आई माइनस अल्फा एम इज इक्वल टू आई. ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स इज बी देन ए बी इज आई. सो आई प्लस एम इंटू आई माइनस अल्फा एम इज आई. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको जरा सिंप्लीफाई करो. आई इंटू आई, आई आई माइनस अल्फा एम. यहाँ तक है. तो नाउ आई माइनस, अगर माइनस ले रहा हूँ तो ऐसा करना पड़ेगा, है ना, या वन माइनस अल्फा ले सकते थे हम. अच्छा आई तो कैंसिल भी कर सकते थे हम, है ना. Yes sir. तो आई तो कैंसिल कर सकते थे, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं. आई को कैंसिल कर दो. सो आई उधर चला गया 0, है ना. तो अल्फा एम स्क्वायर, इसको उधर भेज देता हूँ. ये आ गया यहाँ तक. अब क्या करोगे?
और इसमें एम के बारे में कुछ बोल रखा है? M2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स है ना? M2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स इतना ही बोल रखा है जस्ट कि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स M इज 3, सो ट्रेस क्या होता है? एक्चुअली यहाँ से ना मुझे अगर आइगन वैल्यू वाला अप्रोच यूज करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि आइगन वैल्यू पढ़ाया नहीं है मैंने। तो यहाँ से क्या आएगा? ऐसे तुम लोगों को कैली हैमिल्टन थ्योरम पता है, लेकिन वो तो आगे यूज करेंगे ना। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या हाँ कहता है? सर, every square matrix satisfy is your own characteristic equation। हाँ, तो अगर उससे करोगे तो इजीली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना कि ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स इज M, तो मैं अभी यूज करना ही चाह रहा हूँ वाला कंडीशन। बाकी ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज ट्रेस। तो वैसे आ जाएगा ट्रेस 3 है, तो पूछ रहा है अल्फा बताओ। और मैट्रिक्स का ये एक्चुअली कहीं ना कहीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, तो इससे अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम लगाओगे तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से क्या बन जाएगी? अल्फा टाइम लेट से लैम्डा स्क्वायर। लेकिन ये अभी यूज करना ठीक नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये आ जाएगा तो यहाँ से लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से सम ऑफ रूट्स कितना आएगा? 4 आ जाएगा ना? हाँ 4 आ जाएगा ना वैल्यू? हाँ, सम ऑफ आइगन वैल्यू कितनी होगी? अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा। जैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स क्या होता है? 1 होता है ना ट्रेस? 1 माइनस अल्फा बाय अल्फा। तो माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए ना। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम ऑफ रूट इज माइनस बी बाई ए। सो ये आ जाएगा। और ये कितना दे रखा है आपको? यही ट्रेस है ना। सो ये मैं थोड़े आगे कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ जो आपको पता होगा, तो अभी सॉल्व करने के लिए। तो ट्रेस ए इज सम ऑफ आइगन वैल्यूज आ जाएगी, और जो कि फॉर्मूले से माइनस बी बाई ए, और क्वेश्चन में लिख रखा है ये कितना है? 3 है। सो 3 है, तो यहां से सॉल्व करके बताओ अल्फा कितना आएगा? 1/4। पक्का देख लीजिए बाकी लोग। सो यहाँ मैंने इनवर्स का डेफिनेशन यूज किया कि क्वेश्चन आ गई। सो अब इस इक्वेशन से आपको डिसाइड करना है अल्फा। तो ट्रेस है ना, तो इसमें ट्रेस इज सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस या सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे ना इसमें, तो सम ऑफ रूट्स जो आएगा वही मैंने किया है, सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी बाई ए। और यही सम ऑफ रूट्स जो है एक्चुअली वो ट्रेस होगा। तो ट्रेस इज इक्वल टू 3, तो उससे भी तो यहाँ से अल्फा निकल के आ जाएगा। सो अल्फा जैसे ही बता रहे 1/4 है, तो ये चेक कर लो। तो यहाँ से आ तो गया ये -1/2 आएगा ना कितना आ रहा है? अल्फा? -1/2 आएगा ना? सॉल्व करके बताओ कितना आएगा? Sorry, माइनस बी बाई ए ना, सही तो है ये। यस सर, वो माइनस साइन छूट गया था मेरा। सो ये -1 है यहाँ पे, माइनस अल्फा -1 अपॉन अल्फा, ये है ना, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से आपका आ गया 1/4। ओके, अब इसमें आते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक मैट्रिक्स है जिसका कॉलम्स हैं। देखो ये कॉलम्स हैं, ए इज द फर्स्ट कॉलम, U1 इज द सेकेंड कॉलम, U2 इज द थर्ड कॉलम, U3 इज द फोर्थ कॉलम। B is a matrix, B is the first column, second column, third column, fourth column, and C is the matrix, first column, second column है ना, third column, और ये fourth column है A plus B। Now ये 4x4 रियल मैट्रिसेस हैं जहां ए बी U1 U2 U3 आर 4x1 रियल कॉलम वेक्टर्स है ना। सो कॉलम वेक्टर्स का नाम रख दिया U1 U2 AB। अब आपसे पूछ रहा है DET ऑफ ए, DET डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट बी, डिटर्मिनेंट सी आर द determinant of ABC. If determinant A is 6, determinant B is 2, then determinant of A plus B minus S। तो ये वही थ्योरम है ना कि like we can break determinant of C as a sum of 2 determinants। याद है ना, जब एक एलिमेंट 2 एलिमेंट का सम हो तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ये प्रॉपर्टी यूज होगी। देखो, सो इस क्वेश्चन में मैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करूंगा। सो ये जो ये 10th नंबर प्रॉपर्टी है दैट विल यूज, ये मान लो ना जैसे उस तरह से यहाँ पे रो में सम है, वही कॉलम में होगा तो सेम प्रॉपर्टी होगी। सो रो का एलिमेंट का सम है, यू कैन ब्रेक इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स। कॉलम में अगर 2 एलिमेंट्स का सम है, यू कैन ब्रेक इनटू 2 डिटर्मिनेंट्स।
सो उसके बेस पे अगर आप ट्राई करोगे तो क्या आएगा, देखो तो इसको मैं लिखता हूं यहां से। सो सी आपके पास क्या है, द सी मैट्रिक्स ई, जिसका कॉलम वेक्टर आपको दे रखा है यहाँ पे u2 u3 u1 a plus b. So u2 u3 u1 a plus b. So when each element of a column is sum of two numbers, then we can break that determinant into sum of two determinants. So इसका जो determinant होगा, determinant of c can be written as u2 u3 u1 a plus u2 u3 u1 b. ठीक है ना, डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो इसका जो लास्ट कॉलम है, फोर्थ कॉलम इज सम ऑफ टू टर्म्स, टू वेक्टर्स है ना ए बी, तो यहाँ ए लिया वहां बी लिया। अब इसको ठीक से ट्रांसफॉर्मेशन करो और ए बी जैसा बनाओ। सो ए में क्या था, ए में था ए u1 u2 u3, तो मैं इसको ए जैसा बनाता हूँ। सो ए u1 u2 u3, तो क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो पहली बार क्या करते हैं इस वाले में हम कि ए को मुझे यहाँ लाना है, तो मैं क्या करूँगा, वी इंटरचेंज फोर्थ कॉलम, फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करो फोर्थ कॉलम के साथ। तो अगर फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो क्या होगा, ये आपका माइनस आ जाएगा ए, हाँ एक माइनस आएगा और फिर एक बार और इंटरचेंज कर देंगे। सो एक माइनस के साथ ए और आएगा u3 u1 u2, और अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो अब ठीक है ना। सो अभी मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया, अब मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूं तो एक माइनस, लास्ट में माइनस बचेगा, एक माइनस कट जाएगा तो प्लस। अच्छा लेकिन मुझे क्या चाहिए, u1 u2 u3 ना, तो मुझे u1 u2 u3, तो u1 को u2 से चेंज करो, u2 को u3 से, अरे मुझे तो ऐसे बनाना है ना, रुक जाओ। u1 u3 को कर दीजिए, हाँ फिर u2 u3 को, पहले u1 u3 को कर दीजिए। हाँ, पहले u1 u3 इंटरचेंज कर लो चाहो तो अगर इसको इंटरचेंज करोगे, क्योंकि हमें ऐसा बनाना है, वी हैव टू मेक डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट है ए u1 u2 u3, ऐसा बनाना है मुझे ना, ताकि यूज कर सके इसको हम। तो पहले है ना इंटरचेंज करो एक वन बाय वन, तो एक करके पहले मैं लिखता नहीं हूँ, समझ रहे हो ना, प्रॉपर्टी में डायरेक्टली लिख देता हूँ। पहले हमने इसको इंटरचेंज किया, एक माइनस आया, यहाँ आ गया ए और यहाँ आ गया u3 u1 u2। अब मुझे यहाँ u1 चाहिए तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो फिर से एक माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा a u1 u3 u2। फिर अब यहाँ इसको इंटरचेंज कर लो तो फिर माइनस आ जाएगा a u1 u2 u3, तो यहाँ तक पहुँच गए। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ a, बाहर जो है। अब मुझे इसको बनाना है b के डिटर्मिनेंट जैसा। सो b का डिटर्मिनेंट 2 है और डिटर्मिनेंट मुझे, अच्छा तो मैं अभी c का डिटर्मिनेंट एक्चुअली निकाल रहा था ना, तो b क्या है, b u1 u2 u3, ओके तो बनाओ इसको वैसा। सो b u1 u2 u3, अगेन इसको इंटरचेंज करो तो एक माइनस आएगा b u3 u1 u2। अब क्या करोगे, फिर इंटरचेंज करो इसको तो ये प्लस हो जाएगा b u1 u3 u2, ओके। अब क्या करना है, इसको इंटरचेंज कर लो तो फिर माइनस आएगा। अब यहां से क्या पता चला आपको कि डिटर्मिनेंट c इज नथिंग बट माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट a माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट b। ये डिटर्मिनेंट c आ गया सिंप्लीफाई होके, चेक कर लो। सो यहाँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज किया हमने, उसको यूज करके वी आर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ c। सो c का डिटर्मिनेंट तो आ गया -6 -2 -8, यही था ना। सो a का 6 b का 2, तो ये आ गया। अब मुझे a प्लस b का डिटर्मिनेंट भी चाहिए, तो a प्लस b मैट्रिक्स को ऐड कर दो। तो अच्छा पहले a प्लस b मैट्रिक्स निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है ना। तो मैट्रिक्स का सम कैसे होता है, वी ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सम पहले करना है ना। फर्स्ट वी नीड टू ऐड ए बी सी आर मैट्रिसेस एक्चुअली। सो पहले a प्लस बी मैट्रिक्स का सम करना, फिर डिटर्मिनेंट निकालना है। सो a प्लस बी मैट्रिक्स का सम कर लो। सो कितना आ जाएगा, देखो तो इसमें ये बोल रहा हूं मैं a प्लस बी मैट्रिक्स का सम करो। सो जब a प्लस बी मैट्रिक्स का सम होगा, सो यू विल ऐड करस्पॉन्डिंग कॉलम्स
तो ऐसे ही ऐड हो जाएगा, a प्लस बी यहाँ हो जाएगा, फिर u1 प्लस u2, 2u1 2u2 2u3 इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, तो मुझे एक्सप्लेनेशन निकालने की जरूरत भी नहीं थी, बाद में वो खुद ही एक जैसा हो जाता, नहीं तो आसान हो जाता। तो यहाँ से a प्लस बी, u1 2u1 2u2 2u3, और अब मैं a प्लस बी का अगर डिटर्मिनेंट लिखता हूँ, सो यहाँ होगा a प्लस बी 2u1 2u2 एंड 2u3, होगा क्या, सेकेंड कॉलम से 2 बाहर करो, थर्ड कॉलम से 2 बाहर करो, और सो सेकेंड Eight बाहर थर्ड हो फोर्थ जाएगा। 2 से बाहर करो, सो 2 की पावर क्यू बचेगा a प्लस बी u1 u2 u3, और ये क्या है, ये तो वही जो c था ना, c मैट्रिक्स क्या था, जस्ट, अच्छा उसको बस इंटरचेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा c के लिए, है ना। सी तो निकाल ही लिए सर आप, नहीं नहीं, माइनस लेकिन ऑफ। c जैसा बनाएंगे तभी तो c हमने निकाला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसका डिटर्मिनेंट चाहिए मुझे, तो हमने कहाँ से स्टार्ट किए थे, हमने इसका डिटर्मिनेंट निकाले है ना, तो Yes, इसको sir. c जैसा बनाने के लिए मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा ना इसके लिए, तो बोलो, तो क्या करना सर पड़ेगा एक बार। ऊपर जो कैलकुलेशन किया है उससे पता चल रहा है कि माइनस डिटर्मिनेंट ही होगा। अच्छा ठीक है, तो ऐसा है तो, है ना, दोनों तरह से कर सकते हैं, यहाँ भी ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक माइनस आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म नहीं, सिंपल क्या करना है, इसको इसको इंटरचेंज कर लो, तो एक माइनस आएगा, सो -8 यहाँ आ जाएगा u3 u1 u2 a प्लस बी, लेकिन मुझे क्या चाहिए, u1 u2 u3 इस रो में चाहिए, तो एक बार क्या करो, u1 यहाँ चाहिए आपको, तो इसको इंटरचेंज कर लो, और तो ये u1 यहाँ आ जाएगा, एक एक माइनस लगेगा, फिर u2 इधर चाहिए, एक बार और चेंज करना पड़ता, खत्म हो गया, तो -8 डिटर्मिनेंट ऑफ c, फिर c का डिटर्मिनेंट बन जाएगा ना, यही था ना, a प्लस बी बाद में था c में, एक Yes, sir. मिनट, रुको रुको रुको, हमने गलत बनाया है, या u2 u3 u1 बनाना था, नॉट दिस, एक मिनट, सो मुझे क्या बनाना है, u3 u1 u2 क्या बनाना है, देखो, सो हमें क्या बनाने हैं, पहले इंटरचेंज कर देते, चलो ठीक है, -8, तो इसमें इंटरचेंज किया तो क्या बना, u3 u1 u2 a प्लस बी, यही तो नहीं है डिटर्मिनेंट c, चेक करो, u3 u1 u2, c क्या है, u2 u3 u1 है ना, 2 3 1 है, 2 3 1 a प्लस बी, मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ c का डिटर्मिनेंट, सो u2 u3 u1 a प्लस बी, 3 1 2 है बस यहाँ पे, और यहाँ 3 2 3 1 है, 2 3 1 क्या करोगे 2 3 1 के लिए, सो पहले 2 3 1 ये यहाँ आएगा, सो 2 इधर, ये यहाँ चला गया, 3 इधर चाहिए, तो इस, बाहर प्लस हो जाएगा। हाँ अब फिर एक बार और कर दिया तो बाहर वही सेम रहेगा, ओके, पहले 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ गया, 3 1 चेंज कर दिया तो 2 3 1 हो गया, ओके ठीक है, सो -8 डिटर्मिनेंट सी, फाइन, तुम चेक कर लो, एक बार इंटरचेंज करेंगे एक माइनस आएगा, दूसरी बार इंटरचेंज करेंगे दूसरा माइनस आएगा, तो माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस आया था वहाँ की वजह से, डिटर्मिनेंट सी कितना है, तो -8 टाइम सी का डिटर्मिनेंट आया था -8, तो कितना हो गया ये, -8 इंटू -8 +64, और पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ c, चेक करो, तो कितना आया, 64 + 8 है तो 72 आ गया, सर यहाँ पे ना -8 नहीं आएगा, 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ रहा है। ऐसा आ रहा है पक्का, यस सर। कैसे देखिए, अभी हमने क्या किया, सो हमने यहाँ से 2 निकाले 2 निकाले 2 निकाले 8 हो गया, यहाँ तक ओके है, और अभी Yes, मैंने, sir. हाँ देख के बताओ, सी वॉज दिस, यहाँ तो सी लिखा हुआ है ना, इसका जैसा बनाना है, देखो अब खुद सोचो क्या कर सकते हो, इसके बाद क्या करोगे तो ऐसा बन जाएगा, सी के डिटर्मिनेंट जैसा बन जाएगा, बताओ, हाँ सर, माइनस आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 72 होगा, नॉट 0, तो इसका आंसर है 72, इसका आंसर की भी है, तुम आंसर की में आंसर चेक कर सकते हो, सो यहाँ पे आंसर की भी अवेलेबल है ना, सो उसके हिसाब से आंसर देखा जा सकता है।
देखो यहाँ 72 से 72, ठीक है, 72 इज द आंसर। चलो तो अब एक क्वेश्चन बचा, वो कर ही लेते हैं फिर स्टॉप करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, ये हो गया, तो इसका 72, इसका 1/4, इसका 72, और ये तो आई थिंक कर लोगे ना, ये तो आसान है। क्या करना है, रैंक निकाल लो और रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो पहले इसका रैंक निकाल लो। तो ए मैट्रिक्स पता है ना, ए पता है, ए स्क्वायर निकाल लो, ए तो क्यूब देखो निकाल लो। वो 555 आएगा, अच्छा, ऑल एलिमेंट और 555। तो सारे एलिमेंट 555 रैंक मतलब 1 आ रहा है, तो रैंक 1 हो ठीक गया। है, हाँ तो रैंक 1 हाँ। है तो नलिटी कितनी हो गई, रैंक प्लस नलिटी नंबर ऑफ Two. कॉलम्स। 3 - 1 = 2। हाँ ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये सब प्रैक्टिस करो, इस तरह क्वेश्चन जो ये सब गेट के ही, गेट स्टैटिस्टिक्स के PYQs थे, तो इस तरह क्वेश्चन सर आपको बिना वो एग्जाम में। फॉर्मूला लगाए कैसे बनेगा? अगर हाँ रैंक प्लस नलिटी नहीं लगाएंगे तो बना सकते हैं उसको डायरेक्ट नलिटी के कंसेप्ट पे। जी, nullity दिमाग of- का इस्तेमाल करोगे तो बना सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल करो, बना सकते हैं, है ना। एक्स बराबर भी उसको इस्तेमाल करो, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब चीज़ें आसानी से हो रही हैं तो क्यों आपको मुश्किल तरीके से जाना है। एक्सपेरिमेंट करो ना घर पे, हमें एक मेथड जानना इट्स फाइन है, बाकी आप करो किस कैसे ना वैसे भी कर सकते हैं। एनीवे तो हम यही स्टॉप करेंगे आज। सो अभी मैंने बस आज डिटर्मिनेंट डिस्कस किया है, और डिटर्मिनेंट पे बेस्ड जो, या पहले जो हमने डिस्कस किया अभी तक, ये जो थ्योरी डिस्कस किए, इस पे बेस्ड जो गेट में क्वेश्चंस आए थे, सो वो हमने डिस्कस किया, 6-7 क्वेश्चन डिस्कस किए जो गेट में ही आए थे। गेट 19 में गेट स्टार्ट हुआ था, सो 19 से लेके अभी तक जितने क्वेश्चन आए थे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। सो अभी कल जो क्लास होगी, कल इस पे होगी, आज मुझे डिस्कस करना था लेकिन नहीं। सो कल ये, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मेन वही है, PYQs सॉल्व करो, मॉक टेस्ट सॉल्व करो। चलिए अभी के लिए थैंक यू। डाउट वाले लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग जा सकते हैं।